यूपी एटीएस की कोई जरूरत नहीं है। जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यह कहना था समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय का। लेकिन हकीकत क्या है? कैसे देश विरोधी ताकतें इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करती हैं, अब सच खुलकर सामने आ रहा है। एक और मौलाना को योगी की पुलिस ने धर लिया है। मौलाना एक ऐसे नेटवर्क में शामिल था जो देश की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहा था। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मौलाना की करतूत है या इसके पीछे पूरी साजिश छुपी है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि जिन लोगों ने इस देश के साथ पाप किया है उनको उस पापों की सजा जरूर मिलेगी। सवाल है कि अब जब सच्चाई सामने आ रही है, पापियों को सजा मिल रही है, तो कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मुरादाबाद एटीएस और संभल पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। उसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर भी ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब पुलिस नकली नोटों के उस पूरे कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नोट बरामद हुए हैं उनमें 500 के अलावा 200 और 100 के नोट भी हैं। इस देश विरोधी अवैध काम के पीछे किसी बड़े गैंग या फिर विदेशों तक नकली नोटों के तार होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि नकली नोटों की सप्लाई के इनपुट के आधार पर मुरादाबाद एटीएस और संभल पुलिस ने मौलाना शराफत हुसैन को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 20,000 के नकली नोट मिले हैं। इसमें 500 के 35, 200 के 6 तथा 100 रुपए के 13 नोट बरामद हुए हैं। इन नकली नोटों के अवैध काम के पीछे कौन लोग हैं? कहीं इसमें पाकिस्तानी या आतंकी कनेक्शन तो नहीं है? अब पुलिस इन तमाम बिंदुओं को खंगाल रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि शराफत हुसैन हैंडीक्राफ्ट के कारोबार की आड़ में जाली नोटों को बाजार में चलाता था। वो इस धंधे को लंबे समय से कर रहा था। लोगों को बिना शक हुए नकली नोट थमा देता था। पुलिस को शक है वो किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल एटीएस और स्थानीय पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नकली करेंसी के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं और ये नोट किन किन इलाकों में सप्लाई किए जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा और इसमें शामिल जो अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। दर्शकों, अगर पुलिस प्रशासन यह कह रहा है कि जो भी इसमें शामिल हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल उन लोगों से है जो इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं और ऐसे दर्शकों ऐसे कृत्य करते हैं। देश विरोधी, समाज विरोधी। शुरुआत में अगर कोई देखे तो यह कहेगा कि यह कौन सी बड़ी बात है भाई, 20,000 रुपए के तो नकली नोट हैं। लेकिन अभी ये पकड़े गए हैं। अब जब जांच होगी तो पता चलेगा कि मौलाना के साथ में कौन कौन लोग शामिल हैं। वो कौन लोग हैं जो लगातार इस काम को कर रहे थे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं अनेकों बार यह कहा है कि संभल को इन लोगों ने विकास से वंचित किया था। संभल को इन लोगों को जो कुछ देना था इन्होंने कभी नहीं दिया और इन लोगों ने हमेशा वहां पहचान का संकट खड़ा किया था। दर्शकों, यह उसी संभल की बात हो रही है जिस संभल में कभी 45% हिंदू आबादी थी, आज 15 से 20% है। जिस संभल में कभी 55% मुस्लिम आबादी थी, आज लगभग 85% है। सवाल है कि वहां के जो हिंदू समाज के लोग थे वो कहां गए? योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि मेरे पास में ऐसे बहुत से लोग आए, दर्शकों, आकर के विनती कर रहे थे। ये कह रहे थे कि महाराज जी, वहां ऐसी कंडीशंस थी कि
समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोगों ने यह जरूरी समझा कि वहां से कहीं निकलें, अपनी जान बचाएं। आज भी जब वहां पर प्रशासन अपना काम कर रहा है तो कैसे वो पुराने पुराने कुएं मिलते हैं दर्शकों, धार्मिक स्थल वो मिल रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है जिसने ये तय किया है कि जो संभल की पहचान थी वो पहचान हम संभल को वापस देंगे। सरकार वो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब के पुनरुद्धार का काम कर रही है दर्शकों। लेकिन इससे तकलीफ किसको होती है? तकलीफ होती है उन लोगों को जो अभी तक ये सब कुछ छुपाते आ रहे थे। वहां दंगे होते थे, उपद्रव होते थे, और पुलिस क्या काम करती थी, प्रशासन क्या काम करता था? प्रशासन उनमें जो लोग शामिल थे उन घिनौने कृत्यों में, जो दंगे करते थे, उन सब के केस वापस लेने का काम ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये लोग करते थे। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि वो जो संभल में नरसंहार हुआ उस पर लोग क्यों नहीं बात करते हैं, चर्चा से क्यों भागते हैं? दर्शकों, ये सब कुछ चला आ रहा था, किसी को पता नहीं था। संभल बस केवल इतना पता था कि एक जनपद है संभल, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और वहां पर क्या होता है कि जो हिंदू समाज के उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हों, किसी के भी हों, वो नहीं जीतेंगे क्योंकि वहां पर आबादी ही इतनी है। दर्शकों, संभल का जब चुनाव था तो मैं खुद गया था चुनाव कवर करने के लिए। लोग ये कह रहे थे कि कुछ नहीं है यहां पर, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी वाले वो खामखा अपना उम्मीदवार उतारते हैं, जीतेगी तो समाजवादी पार्टी ही, जीतेंगे तो जियाउर रहमान बर्क ही। जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में दर्शकों क्या हुआ कि जिस विधानसभा सीट, और कुंदर की विधानसभा सीट से विधायक थे अभी जो वर्तमान में सांसद जी हैं, जब वो सीट खाली हुई तो उस पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जब जीत गई तो फिर भाई जिन लोगों की सियासत वो खतरे में थी, उनके वोट बैंक पर वो किसी ने कब्जा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी 31 साल बाद वहां रिकॉर्ड जीत दर्ज करती है तो फिर सांसद जी को बुरा लग जाता है। फिर वहां पर क्या होता है कि जो सर्वे करने के लिए टीम जाती है, मस्जिद का सर्वे दर्शकों, कोर्ट के आदेश पर उस पर पथराव कर दिया जाता है। हिंसा करने की पूरी सुनियोजित साजिश थी। भीड़ को भड़काया गया था। किसके द्वारा? संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के द्वारा। उनके द्वारा यह बयान दिया गया था, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी कयामत तक, हम इसको टूटने नहीं देंगे। मस्जिद तोड़ने के लिए कोई नहीं गया था, केवल सर्वे करने के लिए गया था। अब ये तो सच्चाई है, ये तो हकीकत है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करेगा क्योंकि संभल से बहुत सारे ऐसे जो आतंकी कनेक्शन है दर्शकों, जो आतंकी नेटवर्क हैं, उनके वहां पर होने की बात सामने आ रही थी। तो फिर सरकार ने यह तय किया कि हम संभल में एटीएस की यूनिट वहां पर उसको डिप्लॉयड करेंगे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई? दिक्कत हुई जियाउर रहमान बर्क को। कहा कि देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यह सांसद जी का कहना था दर्शकों। यहां एटीएस की क्या जरूरत है? एटीएस की जरूरत इसलिए है क्योंकि एटीएस का जो काम करने का तरीका है वो स्थानीय पुलिस के साथ में मिलकर के ऐसे ऐसे मौलानाओं को पकड़ती है दर्शकों। ये जो नकली नोटों का कारोबार कर रहे थे, ये सब देखिए ना, ये सिस्टम में कैसे चलता आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक और कलाकार को पकड़ा गया, वो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। उसको भी बचाने के लिए कैसे लोगों की होड़ मची हुई थी। आप समझिए, ये गैस सिलेंडर के जो चोर हैं, जमाखोर हैं, उनको बचाएंगे, उपद्रवियों को बचाएंगे, दंगाइयों को बचाएंगे, और जो मौलाना, ऐसे ऐसे मौलाना वो जो नकली नोटों का कारोबार करते हैं, उनको भी बचाएंगे। कहेंगे एटीएस की क्या जरूरत है? दर्शकों, ये देखिए, संभल में एटीएस सेंटर के फैसले पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। कहा मुसलमान आतंकी नहीं है। अरे कौन कह रहा है कि मुसलमान आतंकी है? लेकिन अपराधी तो है। ये ऐसे ऐसे लोग अगर पकड़े जा रहे हैं तो वो अपराधी नहीं है तो क्या है?
संभल में लगातार आतंकी कनेक्शन के आरोपों के बीच यूपी सरकार के एटीएस सेंटर बनाने के फैसले पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं बल्कि देश के वफादार नागरिक हैं। बर्क ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मुस्लिम समाज को टारगेट कर पूरी कौम को बदनाम कर रही है। उन्होंने मांग की कि एटीएस सेंटर की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के संस्थान खोले जाएं। सांसद जी को यह पता ही नहीं कि संभल में क्या हो रहा है। संभल के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनके एजेंडे में है ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। हमेशा वो ये मान करके चलते हैं कि सब कुछ हमारा है, हमें चुनाव में कोई हरा नहीं सकता, हमसे बड़ा कोई दल बन नहीं सकता, हमसे ज्यादा सांसद किसी के जीत करके आ नहीं सकते, कोई हमारे क्षेत्र में किसी और पार्टी का विधायक नहीं बन सकता। ये तभी तो जैसे ही कुंदर की विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए, दर्शकों, अगले ही दिन वहां पथराव हो गया। कैसे हो गया, अभी आऊंगा, वो भी बताऊंगा कैसे हो गया। ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले में लगातार आतंकी कनेक्शन सामने आ रहे थे, जिसके बाद में प्रशासन ने यह तय किया कि वहां पर हम एटीएस को स्थापित करेंगे। इस फैसले पर सपा के सांसद उन्होंने कड़ा विरोध जताया। और दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया के मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, जो आतंकवाद की राह पर चलते हैं वो मुसलमान कहलाने के योग्य ही नहीं हैं। लेकिन जब वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जाकर के फटी तो भाई साहब का एक बयान नहीं आया। खुद ही कह रहे हैं जो आतंकवाद की राह पर चलते हैं मुसलमान कहलाने के योग्य ही नहीं है। तो फिर कम से कम एक बयान तो जारी करना चाहिए था उस समय। भाई उनका विरोध ही कर देते, निंदा ही कर देते, कुछ मत करते, केवल निंदा कर देते, नहीं की। इसलिए सवाल उठते हैं दर्शकों, ये जो पिक एंड चूज वाली जो राजनीति है, जो जिसके लिए जाना जाता था कांग्रेस पार्टी को, ठीक वैसा ही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। दर्शकों, संभल में सपा सांसद बर्क ने दंगा भड़काया। जामा मस्जिद के सदर ने सर्वे रोकने के लिए भीड़ को उकसाया। मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, मैं कोई अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं। राहुल चौधरी का मन आया कि भाई आरोप लगाने हैं सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर, तो लगाने शुरू कर दिए। दर्शकों, मैं ऐसे हवा में नहीं बोलता हूं, कुछ भी बोलूंगा पढ़ लिख कर ही बोलूंगा। ये देखिए आपके सामने है मीडिया रिपोर्ट्स में। एक और मीडिया रिपोर्ट है, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 22 आरोपियों को समन, कई हुए भूमिगत, गैर जमानती वारंट जारी। बाद में ये हाईकोर्ट तक गए अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। पता चला छापे हुए तो बिजली चोर भी निकले। बिजली की चोरी ये करते हैं, दंगों को ये भड़काते हैं और कहते हैं कि कयामत का दिन। दर्शकों, वो कयामत के दिन के बारे में भी योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं, वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, ये ऐसे ही सड़ गल जाएंगे इनके सपने। ये दर्शकों, वही देखिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा हुआ है, ये बताया गया है। देखिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने ये कहा, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, सांसद ने हिंसा भड़काई, विधायक के बेटे ने गोली चलवाई। सांसद बर्क पर यह आरोप लगे, उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाया। उन्होंने मस्जिद सदर जफर अली को 23 नवंबर की रात फोन करके कहा था, कौम हम पर ही थूकेगी, सर्वे किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, भीड़ इकट्ठा करो। और फिर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करी। दर्शकों, सबको पकड़ा, दबोचा, अभी भी दबोच रही है। जो भगोड़े वहां से भाग गए हैं, विदेशों में बैठे हैं, तो उनकी संपत्ति कुर्क भी हो रही है। प्रशासन यही काम कर रहा है संभल में। बुलडोजर तो पता नहीं कितनी बार चल रहे हैं। पता चलता है कि भैया यहां बुलडोजर चलने वाला है, वहां जो रहने वाले लोग हैं वो खुद ही तोड़ने लगते हैं हथौड़ों से, जो भी उनके हाथ में आता है कि भैया अपने आप ही तोड़ लो, नहीं तो प्रशासन वाले आएंगे और बुलडोजर का जो खर्चा होगा, तेल उसमें लगेगा, वो तेल के पैसे भी लेकर के जाएंगे। इसीलिए कम से कम तेल के पैसे तो बचें, खुद ही तोड़ने लगते हैं। ये जामा मस्जिद के 2 सर्वे हुए। पहले सर्वे से पहले संसद बर्क ने कहा था कयामत तक रहेगी मस्जिद। दर्शकों, ये कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का जो पहला सर्वे हुआ और उसके बाद
22 नवंबर को सांसद बर्क भीड़ के साथ जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे, तब उन्होंने ये लंबी चौड़ी बात कही, पता नहीं क्या क्या। दर्शकों, वो सबसे मेन जो बात समझ में आती है वो यही कि मस्जिद को टूटने नहीं देंगे, मस्जिद रहेगी कयामत तक। ये बात थी, ये छपा है दर्शकों, ये वही बात है। अब आप देख लीजिए कैसे काम किया जाता है। और फिर वहां जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की भीड़ संभल में जाना चाहती थी, कैसे वहां पर होड़ मची थी जाने के लिए। कहा जा रहा था, अरे देखिए भटके हुए नौजवान हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट ऐसे किसी को नहीं किया जाता है। आप बताइए ना दर्शकों, ऐसे सड़क चलते हुए कोई कुछ नहीं कर रहा है, किसी को भी पकड़ लेंगे क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। पकड़ा उसी को जाता है जो अपराध करता है, पकड़ा उसी को जाता है जो दुस्साहस करता है, पकड़ा उसी को जाता है जो ऐसे गैर कानूनी धंधे करते हैं लोग, उन्हीं को पकड़ा जाता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो उनके अधिकारी हैं, लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और वो छोटी से छोटी जो गतिविधियां होती हैं उन पर काफी करीब से नजर रखते हैं। उनको सब कुछ पता होता है। कोई ये कहता रहे उत्तर प्रदेश में कि देखिए वहां पर प्रशासन ने ये कर दिया, क्या अपने मन से कर दिया? क्या अपने मन से कोई नहीं करता है। योगी आदित्यनाथ दर्शकों, वो एक ऐसे सीएम हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उनके दिन की शुरुआत सुबह 4-5 बजे हो जाती है, वो रात तक एक्टिव रहते हैं, जगह जगह की खबरें लेते हैं, कहां पर क्या हुआ, कैसे प्रशासन काम कर रहा है। अपने अधिकारियों को वो हर महीने बिठा करके बताते हैं, समझाते हैं। जब त्योहारों के दिन आते हैं, योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं कि भैया त्योहारों पर ग्रहण नहीं लगने चाहिए। और यही तो उत्तर प्रदेश की खूबी है। ये आज का जो उत्तर प्रदेश है, इसकी यही खूबी है दर्शकों, त्वरित कार्रवाई। कुछ भी हो, प्रशासन तुरंत एक्टिव हो जाता है, प्रशासन तुरंत अपनी कार्रवाई करता है। और ये जो मौलाना जो पकड़ा गया है दर्शकों, ये जो नकली नोटों का कारोबार कर रहा था, आपको क्या लगता है, क्या ये एकदम से ही कोई सूचना प्राप्त हुई तो प्रशासन ने अपना काम कर दिया होगा? नहीं, इसके ऊपर नजर रखी जा रही थी लंबे समय से। ऐसे ही काम जो इनपुट्स मिलते हैं, इसलिए ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि आपको अपने आसपास में जो लोग रहते हैं उन पर नजर रखनी चाहिए। वो लोग क्या काम करते हैं, वो किनसे मुलाकात करते हैं, ये सब कुछ अपने कान, अपनी आंखें, इनको हमेशा खुला रखिए। ये देखिए आपका जहां घर है, आपके घर के पास में किस किस का घर है, जहां आप काम करते हैं, तो जहां आपका दफ्तर है उसके पास में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, कौन सी ऐसी दुकानें हैं जहां लोग अपना काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं। यह जिज्ञासा आपके भीतर होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए समाज में क्या हो रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि ये लोग आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए इस देश के खिलाफ काम करने वाले लोग आज भी समाज में रहते हैं। उन पर नजर रखना, उनको पकड़वाना, प्रशासन को उनके बारे में जाकर के बताना, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका दायित्व है, यह आपको ही करना होगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार ये कहते हैं प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी सरकार के साथ में मिलकर के खड़ा होना होगा। आपको भी अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम करना होगा। और यही है इंसानियत। सब भारतीय हैं, सब भारतीय हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो सिख हो या ईसाई, सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले भारतीय हैं। तो उनकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, इस देश के खिलाफत कभी नहीं करेंगे। लेकिन इस समाज में दर्शकों ऐसे लोग हैं, उन पर नजर रखनी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।